हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 में जो बचा हुआ पॉइंट था वो सब के बारे में। अगर आप यूनिट 2 के पहले वाले लेक्चर को अटेंड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। उस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे डिफिनेशन ऑफ इरिगेशन फ्रीक्वेंसी और एस्टिमेटिंग डेप्थ के बारे में कि ये सब क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन वाटर से। और जो भी न्यूमेरिकल जो है इरिगेशन इफ़िशियंसी पे न्यूमेरिकल है कुछ, ये न्यूमेरिकल सबसे लास्ट लेक्चर में अटेंड कर लेंगे हम लोग इसके बाद वाला लेक्चर में। पिछले लेक्चर को आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से देख सकते हैं। यूनिट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, यूनिट थर्ड कंप्लीट हो गया है और यूनिट सेकंड में हम लोग हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह फ्रेंड। सबसे आगे आप लोग चैनल को, अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना अच्छा से यहाँ लेक्चर और भी अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार करके आपको बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ सबसे आगे हम लोग को पढ़ना है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और वाटर ऑडिट के बेनिफिट तक कंप्लीट करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर मीन्स इफ़ अ क्रॉप इज सोन एंड प्रोड्यूस्ड अंडर absolutely identical condition using different amounts of water depth, the yield is found to vary। देखिए, अगर एक क्रॉप को उपजाया जा रहा है बाई एब्सोल्युटली आइडेंटिकल कंडीशन में, अगर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब कभी कुछ डेप्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं कभी कुछ डेप्थ का, तो उसका जो एल्ड होगा वो वैरी करता है। तो ये एल्ड वैरी कर रहा है, इसी के लिए जितना ज़्यादा एल्ड हम लोग कैसे वैरी करेगा, जितना अमाउंट ऑफ वाटर से एल्ड वैरी करता है। तो द एल्ड इंक्रीजेज विथ वाटर रीचेज अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू एंड देन फॉल्स डाउन। एल्ड इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ वाटर से एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक, उसके बाद में डिक्रीज करता है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर एट विच एल्ड इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑप्टिमम वाटर डेप्थ। वो क्या होता है? ऑप्टिमम वाटर डेप्थ होता है। ऐसा क्वांटिटी ऑफ वाटर कि जिसके लिए एल्ड मैक्सिमम होता है, उसके बाद में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम वाटर डेप्थ। द क्वांटिटी ऑफ वाटर एट विच द एल्ड इज मैक्सिमम, उस क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए जिस पे एल्ड क्या हो, मैक्सिमम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम वाटर डेप्थ बोलते हैं। इसके बाद हम लोग को आगे है क्या कि therefore optimum utilization of irrigation generally means getting maximum yield with any amount of water। तो इसलिए क्या है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन क्या है, उसका मतलब क्या होता है कि गेटिंग मैक्सिमम यील्ड, मैक्सिमम यील्ड को मिलना विथ एनी अमाउंट ऑफ वाटर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन। द सप्लाईज ऑफ वाटर टू वेरियस crops should be adjusted in such a fashion to get optimum benefit ratio not only for efficient use। तो देखिए, इसी चलते क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर क्या होता है कि वहाँ पे दिया जाता है हर एक क्रॉप को कि हर एक को एक ऑप्टिमम बेनिफिट रेशियो मिले और ना ही तो एक इफ़िशियंट यूज के लिए। जैसे अगर वहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर अगर होता है तो क्या क्या चीज़ होता है ये समझते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल डैमेज क्या होता है ये देखते हैं। इज़ देयर ए डेंजर ऑफ अ सिग्निफिकेंट डैमेज बीइंग कॉज्ड टू डैम्स, embankments, canal banks, or other component of irrigation, drainage, flood control works through the action of plants and animals, including rodents and termites favored by the project। देखिए, स्ट्रक्चरल डैमेज जैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर का हम लोग करते हैं तो वहाँ पे डेंजर होते हैं किसके लिए? डैम्स, एम्बैंकमेंट्स और कैनल बैंक्स के लिए, और मैक्सिमम फ्लड जो हम लोग कंट्रोल करते हैं उसके लिए। ये सब स्ट्रक्चरल डैमेज में आते हैं। इसके बाद एनिमल इम्बैलेंस कैसे होते हैं ये देखते हैं कि डज द प्रोजेक्ट causes zoological imbalance, insects, rodents, birds and other wild animals through habitat modification। जिस तरह से हैबिटेट मॉडिफिकेशन हो जाने की वजह से क्या होता है? एनिमल इम्बैलेंस हो जाता है। एडिशनल फूड सप्लाई एंड शेल्टर, एक्सटर्मिनेशन ऑफ प्रीडेटर्स, रिड्यूस्ड
कंपटीशन ऑफ इंक्रीज डिजीजेज। तो वो सब इंक्रीज डिजीजेज का कंपटीशन उस सबको कम कर देता है। ये सबको जब शेल्टर और ज़्यादा प्रेडेटर्स ये सब का बढ़ जाता है तब, तो ये एनिमल इम्बैलेंस में आ गया। अब इसके बाद देखिए कि इरिगेशन इफिशियंसी क्या होता है। तो इरिगेशन इफिशियंसी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इरिगेशन इफिशियंसी is defined as the ratio between the amount of water used to meet the consumptive use requirement of crop plus that necessary to maintain a favorable salt balance in the crop root zone to total volume of water diverted, stored or pumped for irrigation। देखिए कि ये किसका किसका रेशियो ये समझते हैं कि इरिगेशन इफिशियंसी रेशियो होता है अमाउंट ऑफ वाटर जो इस्तेमाल किया गया, जिसको हम लोग कंजप्टिव यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्लस करेंगे जो नेसेसरी मेंटेन फेवरेबल साल्ट को जो बैलेंस करने के लिए रूट जोन में हम लोग वाटर का इस्तेमाल करेंगे उसको, और टू द ये दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्टेड और स्टोर्ड और पम्प्ड फॉर इरिगेशन। जितना वहाँ पे डाइवर्ट किया गया, स्टोर किया गया, पंप किया गया इरिगेशन के लिए, उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन इफिशियंसी बोलते हैं। अब देखिए इवेपोरो ट्रांसपायरेशन क्या होते हैं जो समझते हैं। ईटी के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, ईटी या इवेपोरो ट्रांसपायरेशन इज द सम ऑफ वाटर इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन फ्रॉम अ सरफेस एरिया टू द एटमॉस्फेयर। इवेपोरो ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ये समेशन होते हैं वाटर जितना इवेपोरेट हुआ और जितना ट्रांसपायरेशन में इस्तेमाल हुआ उसका। इवेपोरेशन अकाउंट्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर टू द एयर from sources such as the soil, canopy, interception and water bodies। देखिए इवेपोरेशन क्या होते हैं, इवेपोरेशन अमाउंट ऑफ वाटर जो इवेपोरेट होते हैं सॉइल से, कैनोपी, इंटरसेप्शन से और वाटर बॉडीज से। तो ये सबसे जो वाटर इवेपोरेट होकर एयर में मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। और इवेपोर ट्रांसपायरेशन क्या होते हैं, इवेपोर ट्रांसपायरेशन जो इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन में जितना वाटर के अमाउंट लगता है उसी को हम लोग इवेपोर ट्रांसपायरेशन के नाम से जानते हैं। फिर आता है कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर इज वाटर रिमूव फ्रॉम अवेलेबल सप्लाईज विदाउट रिटर्न टू अ वाटर रिसोर्स सिस्टम। एग्जाम्पल वाटर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रिपरेशन दैट इज नॉट रिटर्न टू अ स्ट्रीम, रिवर और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर मतलब क्या कि एक ऐसा अमाउंट ऑफ वाटर कि जिसको हम लोग अवेलेबल सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो वाटर सोर्स तक नहीं जाता है। जैसे जो अमाउंट ऑफ वाटर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जैसे फील्ड में किसी पौधे को ग्रोन करने के लिए, तो अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, वाटर टेबल तक चला जाता है, ना ही तो वो जो रिवर से वहाँ तक वाटर पहुँचा या कैनल से जो वाटर पहुँचा कैनल में ना जाकर वो चला जाता है वाटर टेबल, अंडरग्राउंड वाटर टेबल तक। तो यही था कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। अब इसके बाद आता है पैन इवेपोरेशन। अब इसके बाद अगला पॉइंट है फ्रेंड पैन इवेपोरेशन। देखिए पैन इवेपोरेशन क्या होते हैं, पैन इवेपोरेशन को हम लोग समझते हैं। बी एस्टिमेट हाउ मच वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम एन एरिया विद अ पैन ऑफ वाटर। हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट होगा एक पैन ऑफ वाटर से। पैन मतलब एक कंटेनर होता है इस टाइप में, ये कंटेनर में पानी को रख दिया जाता है, इसमें सिल्टिंग वेल लगा हुआ होता है और इसके द्वारा हम लोग यहाँ पे जांचते हैं कि कितना इवेपोरेट हुआ एक दिन में या कितना इवेपोरेट हुआ कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। मेजर हाउ मच वाटर लिव्स द पैन अ डे। तो यही पैन में से कितना वाटर इवेपोरेट हुआ तो उसी को हम लोग मेजर करते हैं, वही क्या होता है पैन इवेपोरेशन, कि पैन इवेपोरेशन से कितना अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट होता है किसी एरिया से, ये हम लोग पता लगाते हैं। आउट इन द ओपन सो यू नीड अ रेन गज। तो इसको नापने के लिए हम लोग को एक रेन गज का ज़रूरत पड़ता है। पैन इवेपोरेशन इज यूज टू एस्टिमेट द इवेपोरेशन फ्रॉम लेक्स। पैन इवेपोरेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इवेपोरेशन को जांचने के लिए, जो लेक्स से कितना पानी इवेपोरेट कर रहा है उसको जांचने के लिए हम लोग पैन इवेपोरेशन का इस्तेमाल करते हैं। Evaporation from a natural body of water is usually at a lower rate because the body of water does not have metal sides that get hot with the sun। Evaporation जो होता है नेचुरल बॉडी से
वो क्या होता है, वो लोअर रेट से होता है, कम रेट से होता है, क्योंकि देखिए जो पैन में क्या होता है, ये जो मेटल का बना हुआ होता है तो ये जल्दी हीट हो जाता है, जिसके कारण जल्दी इवेपोरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो इसी चलते वहाँ क्या है कि जो नेचुरल बॉडी में क्या होगा कि वहाँ पे लोअर रेट से वाटर इवेपोरेट होता है। मोस्ट हाइड्रोलॉजिस्ट सजेस्ट मल्टीप्लाइंग द पैन इवेपोरेशन बाई 0.76 टू करेक्ट फॉर लेक्स। अब देखिए बहुत सारा हाइड्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो हाइड्रोलॉजिस्ट मतलब जो वाटर पे संशोध करते हैं, वाटर को जो रिसर्च करते हैं वाटर पे, उसको हाइड्रोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो हाइड्रोलॉजिस्ट जो क्या सुझाव देते हैं कि पैन इवापोरेशन को 0.76 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 0.76 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या दे देता है, वो एक वैल्यू दे देता है। वही वैल्यू लेक के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे 0.76 से मल्टीप्लाई करने के बाद पैन इवेपोरेशन में। ठीक है फ्रेंड, तो यह हुआ पैन इवेपोरेशन क्या होता है, इसके आगे और भी हम लोग कुछ अब देखिए पैन इवेपोरेशन को और भी तरह से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पैन इवेपोरेशन इज ए मेजरमेंट दैट कंबाइंस इंटीग्रेट्स द इफेक्ट ऑफ सेवरल क्लाइमेट एलिमेंट्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ड्रॉट्स, डिस्पर्सन। और ड्रॉट डिस्पर्सन यही है, ड्रॉट्स में तो सूखा जहाँ हो जाता है वहाँ पे कुछ एरिया धंस जाता है, तो ये और कुछ एरिया वहाँ पे इस टाइप में होता है क्रैक्स टाइप में, तो इसी को डिस्पर्सन यहाँ पे बोला जा रहा है। सोलर रेडिएशन एंड विंड। देखिए पैन इवापोरेशन क्या होता है, एक मेजरमेंट किया जाता है जो कंबाइन होता है कुछ कुछ इफेक्ट के चलते जो क्लाइमेट एलिमेंट्स पे होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ड्रॉट डिस्पर्सन, सोलर रेडिएशन एंड विंड। इवेपोरेशन इज ग्रेटेस्ट ऑन हॉट विंडी ड्राई सनी डेज। इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा कब होता है, हॉट विंडी ड्राई और सनी डेज पे, एंड इज कूल ग्रेटली reduced when clouds blocks the sun and when air is cool calm and humid। जब एयर कूल होगा, काम होगा, ह्यूमिड होगा, मतलब रेनी सीजन टाइप होगा, तो वहाँ पे इवेपोरेशन कम जाता है, और हॉटर सीजन में इवेपोरेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो पैन इवेपोरेशन एक मेजरमेंट होता है जो कंबाइन होता है सेवरल जो इफेक्ट चेंजेज जो आते हैं इन्वायरमेंट में, कि जैसे टेम्परेचर में कुछ कुछ चेंजेज, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ड्रॉट डिस्पर्सन, सोलर रेडिएशन एंड विंड्स के कारण। अब देखिए पैन इवेपोरेशन तो हम लोग इतना पॉइंट के जरिए समझे, अब अगला पॉइंट क्या बताता है ये समझते हैं। पैन इवेपोरेशन मेजरमेंट इनेबल फार्मर्स एंड रैंचर्स टू अंडरस्टैंड हाउ मच वाटर देयर क्रॉप विल नीड। देखिए पैन इवेपोरेशन मेजरमेंट क्या करता है, फार्मर्स को बताता है और रेंचर्स को बताता है कि कितना वाटर चाहिए किसी क्रॉप को उपजाने के लिए। An evaporation pan is used to hold water during observations for the determination of the quality of evaporation at a given location। evaporation pan क्या होता है, ये वाटर को होल्ड स्टोर करता है। वहाँ पे हम लोग दिखाएं तो उस फिगर में वो इवेपोरेशन पैन था, उसमें वाटर को स्टोर किया गया था सिल्टिंग पैन में, और वहीं पे चेक किया गया था। तो वही पैन को सच पैन्स आर वेरिंग साइजेज एंड शेप्स, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बीइंग सर्कुलर और स्क्वायर। देखिए वो पैन का साइज हमेशा वेरी करता है, कि सबसे कॉमन जो पैन का साइज इस्तेमाल किया जाता है वो सर्कुलर होता है और स्क्वायरल शेप में होता है। द बेस्ट नोन ऑफ द पैन्स आर द क्लास ए इवेपोरेशन पैन एंड द संकेन कोलोरेडो पैन। देखिए सबसे बेस्ट जो माना जाता है पैन मेजरमेंट के लिए इवेपोरेशन पैन, तो क्लास ए इवेपोरेशन पैन होता है और संकेन कोलोराडो पैन के नाम से जाना जाता है। इन यूरोप, इंडिया, साउथ अफ्रीका साइमंस पैन समटाइम्स साइमंस टैंक इज यूज्ड। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंडिया में भी बात किया जा रहा है तो इंडिया, यूरोप और साउथ अफ्रीका में साइमंस पैन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कभी कभी साइमंस टैंक के नाम से जाना जाता है। ऑफन द इवेपोरेशन पैन आर ऑटोमेटेड विथ वाटर लेवल सेंसर्स and a small weather station is located nearby। इवेपोरेशन पैन को ऑटोमेटेड किया जाता है इस तरह से कि वाटर लेवल उसका सेंसर लगा हुआ होता है, जो उस स्टेशन से नियर बाई में ही लोकेट किया जाता है, मतलब आसपास में ही। पेनमन्स कम्बिनेशन मास ट्रांसफर एनर्जी बैलेंस मेथड फॉर एस्टिमेटिंग इवेपोर ट्रांसपायरेशन हैज़ बीन मॉडिफाइड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ टू फॉरेस्ट इन्वायरमेंट। फॉरेस्ट इन्वायरमेंट के लिए पेनमन मेथड का ही मास ट्रांसफ़र और एनर्जी बैलेंस का
मेथड का एस्टिमेटिंग किया जाता है इवेपोट्रांसपायरेशन में पेनमैन मेथड के द्वारा ही। द मॉडिफाइड मेथड वाज डेवलप्ड एंड अप्लाइड टू नॉर्थ नसवाकसिक स्ट्रीम बेसिन इन न्यू ब्रुंसविक कनाडा। मॉडिफाइड मेथड जो होता है वो सबसे आगे नॉर्थ नसवाकिसिस स्ट्रीम बेसिन पे अप्लाई किया गया था जो कि है न्यू ब्रुंसविक में, जो कि कनाडा में होता है। अबाउट 85% ऑफ द नॉर्थ नसवाकसिस स्ट्रीम बेसिन इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो वहाँ पे जो अप्लाई किया गया था वो 85% जो है नॉर्थ नसवाकसिस स्ट्रीम जो होता है वो कवर है फॉरेस्ट से। तो वहाँ पे अप्लाई किया गया था, मॉडिफाइड पेनमैन मेथड का इस्तेमाल करके चेक किया गया था। इसके बाद फ्रेंड हम लोग को एक पॉइंट आता है वाटर ऑडिट। देखिए वाटर ऑडिट क्या होता है जो हम लोग समझते हैं। वाटर ऑडिट इज ए फुल एनालिसिस ऑफ वाटर प्रोसेस्ड बाय यूटिलिटी। वाटर ऑडिट comprises of preparation of layout of water sources, distribution network, service delivery point to water users and return flow of वेस्ट और एक्सेस वाटर। वाटर यूटिलिटी क्या होता है, ये फुल एनालिसिस होता है वाटर का, उसका यूटिलिटी के बारे में। वाटर यूटिलिटी का प्रिपरेशन हम लोग एक लेआउट के जरिए करते हैं किसी वाटर सोर्स का और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कि कहाँ तक उसको वाटर को डिलीवरी किया जा रहा है और कितना वाटर वो जो है वो वेस्ट हो रहा है या कितना एक्सेस वाटर बच रहा है। वाटर ऑडिट is an effective management tool for minimizing losses, optimizing various usage, thus enabling considerable conservation of water. वाटर ऑडिट क्या होता है, ये इफेक्टिव मैनेजमेंट की तरह काम करता है जो मिनिमाइज करता है लॉसेस को कम करता है और इनेबल करता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर को बढ़ाता है। वाटर ऑडिट ट्रेसेस वाटर यूज फ्रॉम its point of entry into the facility system to discharge into the sewer river canality से। वाटर ऑडिट वाटर को ट्रेस करता है, मतलब वाटर को पता लगाता है कि वाटर स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ कहाँ तक जाता है, किस किस पॉइंट तक जाता है। तो यही वाटर ऑडिट था। अब इसका ऑडिट प्रोसेस क्या है जो हम लोग समझते हैं। देखिए ऑडिट प्रोसेस को हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखिए सबसे आगे अगर बात किया जाए तो अगर यहाँ मेजरमेंट से हम लोग अगर चालू करें तो और अच्छे से हम लोग को क्लियर होगा। मेजरमेंट से देखिए कैलकुलेशन कि कैसे कितना वाटर कहाँ जा रहा है उसका कैलकुलेशन, फिर ऑडिट ऑब्जर्वेशन, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसको रिपोर्ट बनाते हैं, फिर उस पर डिस्कशन होता है, फिर डिस्कशन होने के बाद में जीरोइंग इन ऑन कंजर्वेशन स्टेप दैट कैन बी टेकन। तो उसको कंजर्वेशन स्टेप्स लिया जाता है कि और कम कैसे किया जाए, फिर प्लानिंग और प्रोसेस फाइनलाइजेशन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, और जो भी लॉ बनाया जाएगा उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो यही प्रोसेस होता है ऑडिट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ वाटर ऑडिट क्या होते हैं। जैसे हम लोग को लास्ट पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ वाटर ऑडिट। तो बेनिफिट्स ऑफ वाटर ऑडिट को हम लोग समझते हैं। वाटर ऑडिट इम्प्रूव्स द नॉलेज एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वाटर ऑडिट जो होता है फ्रेंड वो इम्प्रूव करता है हम लोग को नॉलेज के बारे में कि कैसे वाटर को कहाँ कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये वाटर ऑडिट का क्या हेल्प करता है हम लोग को वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में। identifies the problem and risk areas and a better understanding of what is happening to the water after it leaves the source point। तो ये आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को, रिस्क को, कि वाटर के साथ में आगे क्या हो रहा है किसी सोर्स तक पहुंचने के लिए। लेट्स टू रिड्यूस वाटर लॉसेस। वाटर ऑडिट के ही मदद से वाटर लॉसेस को कम किया जाता है। इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जब वाटर लॉसेस कम जाएगा तब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा। इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई सिस्टम, सप्लाई सिस्टम का रिलायबिलिटी को और भी इम्प्रूव कर देता है। उसके बाद आता है इफ़िशियंट यूज ऑफ एक्सिस्टिंग सप्लाईज, जितना सप्लाईज होगा उसका इफ़िशियंट यूज करने में हेल्प करता है। बेटर सेफगार्ड टू पब्लिक हेल्थ एंड प्रॉपर्टी एंड रिड्यूस्ड लीगल रिलायबिलिटी। बेटर ये सेफगार्ड की तरह काम करता है पब्लिक हेल्थ में। जब वाटर ऑडिट हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि कहाँ कितना वाटर जा रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है या किस किस सोर्स से वाटर पहुँच रहा है। रिड्यूस्ड डिसरप्शन देयर बाय इम्प्रूविंग लेवल ऑफ द सर्विस टू कस्टमर्स।
देखिए ये रिड्यूस करता है डिस्ट्रप्शन को और इम्प्रूव करता है लेवल ऑफ सर्विसेज को जो कस्टमर को दिया जाएगा। लार्ज पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग दैट कैन बी अचीव्ड बाय वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे हम वाटर हार्वेस्टिंग किया जाएगा तो लार्ज पोटेंशियल कॉस्ट वहाँ पे उसको बच जाएगा। थ्रू द रिसाइकलिंग ऑफ वाटर द यूज ऑफ रेन वाटर। तो ये कैसे बचेगा, तो रिसाइकलिंग ऑफ वाटर करने से बच जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर, कॉस्ट ऑफ वाटर बचेगा वहाँ पे। तो यही सब था पॉइंट फ्रेंड कि बेनिफिट्स ऑफ वाटर ऑडिट क्या होते हैं। अब हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस में कोई पॉइंट तो छूटा तो नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट किए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन वाटर से। उसके डिफिनेशन पढ़े, उसके इरिगेशन इफिशियंसी जाने कि इरिगेशन इफिशियंसी क्या होता है। फिर इवेपोर ट्रांसपरेशन ईटी के बारे में जाने। फिर आया कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर जो हम लोग पढ़ लिए। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इवेपोर ट्रांसपरेशन बाय पैन मेथड के बारे में समझे। इवेपोरीमीटर क्या होता है जो समझे। मॉडिफाइड पेमनेंट मेथड का सिर्फ थोड़ा बहुत ही पढ़ना था तो वो समझ लिए, और इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं था तो न्यूमेरिकल नहीं जानेंगे। इसके अगले लेक्चर में हम लोग 2 से 3 न्यूमेरिकल कर लेंगे जो कि था इरिगेशन फ्रीक्वेंसी पे। तो अगले में हम लोग लेक्चर में कर लेंगे उसको। फिर आता है वाटर ऑडिट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर ऑडिट, नेसेसिटी ऑफ वाटर ऑडिट और बेनिफिट्स ऑफ वाटर ऑडिट। तो ये सब अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये यूनिट सेकंड जो हमारा है वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए सबसे फर्स्ट लेक्चर था यूनिट फर्स्ट जो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में यूनिट सेकंड आया जो यूनिट थर्ड था तो वो थर्ड कंप्लीट हो गया। फिर लेक्चर नंबर 4 आया तो उसमें हम लोग पढ़े यूनिट लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 दोनों था सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में, यूनिट 2 के बारे में। अब देखिए लेक्चर नंबर जब 5 आएगा फ्रेंड तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 को, जो कि है डिजाइन ऑफ अ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। इसमें हम लोग अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। इससे पहले ही हम लोग न्यूमेरिकल को कर लेंगे यूनिट 2 वाला, या यूनिट 2 के न्यूमेरिकल को और आगे हम लोग करेंगे उसको अच्छे से। न्यूमेरिकल है तो उसको अच्छे से हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझें। सो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ तक ही एंड करेंगे। थैंक यू ऑल फ्रेंड एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल डिप्लोमा विद सोनू। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सीबी रूरल में 70 से 75 ही स्टूडेंट हैं और सब हम लोग का ही फ्रेंड हैं। तो देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स को अगर आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सो थैंक यू ऑल फ्रेंड।